मास्टर मुजाहिद जिस तरह से चलते हैं, हार के भी वो जीत के उस तरह से उसका बराबर नहीं चल पाते हैं। हम देखते हैं कि 31 समिति मेरा बोलता है कि मास्टर मुजाहिद के लिए हम लोग 5-5 हज़ार टका चंदा प्रमुख साहब आपके लिए आपके पास जमा करेंगे, लेकिन मास्टर मुजाहिद को चुनाव लड़ना है। पूरे सीमांचल में मास्टर मुजाहिद आलम साहब ही ऐसा है, हर नौजवानों के दिल में बसा हुआ है, हर गरीब तबके के लोगों को दिल को जीता हुआ है। उसको यदि इंडिया गठबंधन टिकट दे तो ये सीट आसानी से निकल सकता है। मैं अपने इलाके में देखता हूँ, खास करके कोचा धमन में नौजवानों का कहना है कि हम लोग चंदा करके उनको इंडिपेंडेंट लगाएंगे फिर भी जीतेंगे। जो प्रेजेंट अभी एमपी है वो जीतने के बाद अब तक मैं सोचता हूँ कि प्रखंड के 5 आदमी का नाम नहीं जानता होगा। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब है, वो MIM से है। MIM को लोग भाजपा की बी टीम बोलते हैं, उसको भी वोट नहीं देंगे। तौसीफ आलम साहब निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और मौलाना इसरार मरहूम साहब के भाई जाहिद साहब कांग्रेस के टिकट पर वो भी मंत्री रह के लड़े थे, उसका जमानत जब्त कर दिया था तौसीफ आलम। तो इसी तरह से नहीं हो जाए कि मास्टर मुजाहिद इंडिपेंडेंट जीत के सबका जमानत जब्त कर देंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हम मौजूद हैं कोचा धमन के प्रखंड प्रमुख जनाब जवादुल हक साहब के निज आवास पे। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, स्वागत है। मैं भी आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे दरवाजे पर आकर मुझे बोलने का मौका दिया। बातें तो बहुत सारी है और बहुत सारी चीज़ों पर हम चाहते हैं कि बात भी करें, लेकिन शुरुआत करते हैं 2024 से। सामने में 2024 है, ऐसे में लोकसभा के संघर्ष से हमें अपना सांसद चुनने का मौका मिलेगा। हम चाहेंगे इसको लेकर एक प्रमुख के हैसियत से आप क्या कुछ सोच रखते हैं? देखिए, हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। हम लोग एक बेटी का रिश्ता करते हैं तो बहुत ठोक बजा के कि भाई लड़का अच्छा हो, कमाने वाला हो, किसी तरह का गमार चुहार नहीं हो। लेकिन जब एक प्रतिनिधि चुनने की बारी आती है तो लोग जज्बात में बाके वोट दे देते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। ये सरासर गलत है। पहले हम लोग नेता चुनना चाहिए हम लोगों को। इस किशनगंज लोकसभा बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो हर अमीर गरीब हर तबके के लोगों के दुख और दर्द को बांटे। इसीलिए अगले 2024 में लोकसभा चुनाव है। हम लोग तो एक जिम्मेदार आदमी है। हम लोग चाहते हैं कि किशनगंज लोकसभा में ऐसा उम्मीदवार को उतारे पार्टी इंडिया गठबंधन जो हर गरीब तबका के लोगों से जुड़ा हुआ हो, हर अवाम के दिल में बसा हुआ हो, ताकि ये सीट हम लोगों को हाथ लगे। यदि पार्टी किसी तरह की भी जरा सी गलती करती है तो मुझे लगता है कि किशनगंज लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के हाथ गंवा सकता है। खुलकर नाम लेना चाहेंगे कि कौन हो सकते हैं वो चेहरा जिसे इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट के तौर पे पेश करे तो उनकी जीत संभव हो सकती है? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, हम सभी लोग कांग्रेस को तो दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं। उसके जो प्रेजेंट अभी MP है वो जीतने के बाद अब तक मैं सोचता हूँ कि प्रखंड के 5 आदमी का नाम नहीं जानता होगा। इस तरह की नेता नहीं चाहिए। वो पुराने ज़माने में हुआ करते थे कि मियाँ साहब लोगों के पास गए, बोल दिए कि हमको वोट दीजिएगा, पूरे इलाके का लोग वोट दे दिया। इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने लोगों के दुख दर्द में कहीं जाने का काम नहीं किया। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब है, वो MIM से है। MIM को लोग भाजपा की बी टीम बोलते हैं, उसको भी वोट नहीं देंगे। देखते हैं नया चेहरा पूरे सीमांचल में मास्टर मुजाहिद आलम साहब ही ऐसा है, हर नौजवानों के दिल में बसा हुआ है, हर गरीब तबके के लोगों को दिल को जीता हुआ है। उसको यदि इंडिया गठबंधन टिकट दे तो ये सीट आसानी से निकल सकता है। निकल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतने का काम करें। इनके हम मान कर चलते हैं अगर टिकट का जो चीज़ है वो मास्टर मुजाहिद के फेवर में ना आए तो ऐसे में फिर क्या बच जाता है उपाय? यदि मास्टर मुजाहिद के फेवर में टिकट नहीं जाता है तो जिस तरह से लोगों के दिल में और बसे हुए हैं, पावर में नहीं रह के भी 24 घंटा लोगों के दिल में रहते हैं, बीच में रहते हैं,
कहीं विदेश से बहुत सारे लाश लाने का काम किया है, डेड बॉडी को हमारे एमपी साहब से नहीं हो सका जो वो करके दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा। और जिस तरह का माहौल बना है, मैं अपने इलाके में देखता हूं, खास करके कोचा धमन में नौजवानों का कहना है कि हम लोग चंदा करके उनको इंडिपेंडेंट लगाएंगे फिर भी जीतेंगे। इसका मिसाल आपको हम देते हैं, जब विधायक तौसीफ आलम साहब निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और मौलाना इसरार मरहूम साहब के भाई जाहिद साहब कांग्रेस के टिकट पर वो भी मंत्री रह के लड़े थे, उसका जमानत जब्त कर दिया था तौसीफ आलम। तो इसी तरह से नहीं हो जाए कि मास्टर मुजाहिद इंडिपेंडेंट जीत के सबका जमानत जब्त कर देंगे। यानी हम इस अंदेशा से दूर नहीं हो सकते कि अगर बाद में मास्टर साहब को टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में ऐसे भाई हो सकता है कि वो निर्दलीय मैदान में आ जाए अगर लोगों का समर्थन रहा तो। एकदम एकदम नहीं आएगा तो लोग, हम कहते हैं, आहत हो जाएगा। जो दिल से अभी तक इतना दिन से चाहते हैं, अचानक वो आ जाए, नहीं आए तो लोग इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नौजवानों के दिलों में जो बसी हुई बात है, और हम सोचते हैं सारे नौजवान जगह जगह, हम भी पूरे कोचा धामन का दौरा करते हैं, 24 पंचायत मेरे अंदर में है, उसके बाद किशनगंज भी आना जाना होता है। हर नौजवानों का जो जोश और वलवला है कि हम लोग चंदा करके हर घर से तब मास्टर मुजाहिद को इलेक्शन लड़ाएंगे। अगर ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति बनती है कि मास्टर साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े तो ऐसे में 3 कैंडिडेट हो जाएंगे। अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो अख्तर इमाम जो MIM से होंगे, जावेद साहब जो इंडिया के गठबंधन से, और निर्दलीय में मास्टर मुजाहिद साहब, फिर बीजेपी अकेली पड़ जाएगी। अगर वोट समीकरण की बात करें 3 लाख समथिंग वोट जो बीजेपी का है वो उनको जाता है। तो ऐसे में फिर एक चांस बन जाएगा कि आपस की लड़ाई में फिर बीजेपी को फ़ायदा हो जाए। ऐसा तो मुमकिन लगता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मास्टर मुजाहिद साहब लगभग 25% हिंदू वोट ले लेंगे। उसके अलावा जावेद साहब नहीं ले पाएंगे, हिंदू वोट में पकड़ नहीं है उनका। अख्तर उलिमान तो खैर वो ये पार्टी है, उसमें तो हिंदू वोट देगा भी नहीं। इसीलिए मास्टर मुजाहिद ही एक विकल्प है जिसके पास 25% हिंदू वोट में एकदम पकड़ है, बेदाग पकड़ है। बेदाग पकड़ है। अमित शाह का दौरा हुआ, कल का ही भाषण था उनका, जिसमें वो कह रहे थे बार बार, फिर जो बीजेपी वाले लगातार घुसपैठी वाला जो नारा लगाते, उन्होंने फिर कहा है कि अगर बहुत जल्द तमाम तर चीज़ों का खात्मा किया जाएगा अगर बीजेपी सरकार में आती है तो। बीजेपी सरकार में आती है तो यहाँ किशनगंज या सीमांचल में कोई ऐसा घुसपैठी तो हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग सदियों से थे अब तक हैं, कोई नया चेहरा हम लोगों के सामने नहीं आता। है तो एक वोट का मुद्दा है, वोट लेने का भाजपा वालों का, ताकि हिंदू वोट हमारा वन साइड हो जाए कि मुसलमान को यहाँ से भगाएगा। लेकिन सीमांचल के लोग अब उस बकावे में नहीं आने वाला है। मुख्यमंत्री अमित शाह के भाषणों को जब देखा गया, जब वो प्रयाग की सरजमीन से जब बातों को रख रहे थे, तो एक चीज़ नोटिस किया हमने कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको लेकर को नरम दिखे और RJD पे वो काफ़ी प्रहार करते हुए नजर आए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि G20 में भी नीतीश कुमार जी गए थे कि एक बार फिर ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दे और भाजपा के साथ चले जाए। ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार बेदाग नेता है, छवि उसका स्वच्छ है। मैं तो सोचता हूँ जैसे इंडिया गठबंधन को बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल है, और पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर सब दलों को एक जगह करना मामूली बात नहीं है। और नीतीश कुमार को देख के भाजपा वाला डर गए हैं, इसीलिए उस पर प्रहार करना मुनासिब नहीं समझा, कहीं ईटा पत्थर पब्लिक न फेंक दे। माननीय नीतीश कुमार का लोकप्रियता को देख के और उन्होंने जो गठबंधन बनाने में मेहनत की है, इससे भाजपा वाले बहुत घबराए हुए हैं। चूँकि आप पंचायत की राजनीति करते हैं, समिति के बाद आपको प्रमुख में चुना गया। एक योजना है स्ट्रीट सोलर लाइट योजना, जिसको लेकर ग्राम प्रधान लोग जो बहिष्कार किए, इनमें से मुख्य कारण जो है वो भी है बरेडा कंपनी को दिया गया है ये एजेंसी, और अब तक आप देख रहे होंगे कहीं पे धरातल पर चीज़ें उतर नहीं रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि बरेडा एजेंसी को देने से बेहतर था कि पंचायतों को एक काम दे दिया जाता? जी बिल्कुल, बरेडा कंपनी को देने के वजह कर ही आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ है, इसलिए कि कंपनी पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार को भरोसा करना चाहिए जनप्रतिनिधियों पर
कि भाई जब आपका सारा योजना जब एक जनप्रतिनिधि मुखिया या मेंबर वार्ड पर उतारता है तो आपने उस पर भरोसा नहीं करके एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी वार्ड में 5 लाइट लगा के वो भाग जाएगा खाना पूरी करके, तो पब्लिक तो अंधेरे में रह जाएगी। इसीलिए वो योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। लगातार मशाल जुलूस निकाला जा रहा है जेडीयू की तरफ से। कई प्रोग्रामों को हम लोगों ने भी कवर किया था और कुछ को नहीं कर पाए हैं। बहादुरगंज के संग तमाम तर जगहों पे बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया था जेडीयू की तरफ से। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ ये चला करके लोकसभा में मजबूती के लिए जेडीयू अपना प्रचार कर रहा है या फिर कोई संदेश है इसके पीछे? जी, अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। पब्लिक तो सादा कागज है, उसमें जो लिखिएगा वही लिखा जाएगा। पब्लिक अंदर की बात नहीं जानती है, इसीलिए जदयू के तरफ से ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ताकि भाजपा की जो बुराई है उसके अंदर उसको पब्लिक के सामने लाया जा सके और माननीय नीतीश कुमार का जो कार्यकलाप है उसको भी जनता तक पहुंचा जा सके। क्या लगता है 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना है, मैं किशनगंज से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहूँगा। अब देश की राजनीति पर हम चर्चा करना चाहेंगे। बीजेपी की हार होगी, इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, क्या कुछ चांस क्या लग रहा है आपको? चांस तो चारों तरफ से, जैसे कर्नाटक में चुनाव हुआ, केरला में कांग्रेस की सरकार है, जैसे भाजपा मुक्त लोग चाहते हैं। अभी जितने भी स्टेट में है अधिकतर भाजपा से बाहर की सरकार है, अन्य की सरकार है। भाजपा के हाथ से सभी स्टेट धीरे धीरे निकलते जा रहा है। इसीलिए पब्लिक का रुझान से पता लगता है कि इस बार बदलाव मुमकिन है और बहुत ज़रूरी भी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक फैसला लिया गया कि ऐसे 14 एंकर पत्रकारों का नाम वायरल किया गया जिसका इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेंगे। लगातार देश में नफरत फैला रहे थे, ऐसा उनके तरफ से कहा जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए रमीश साहब, आप एक पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पत्रकार आईना होता है। कोई भी राजनीतिक दल का होके नहीं रहना है उसको, वो आईना दिखाने वाला होता है। इसीलिए कुछ चाटुकारिता पत्रकार है जो खाली जब भी न्यूज खोलिए खाली भाजपा मोदी। अगर वो खराब भी करता है, कांग्रेस के ज़माने में 300 टका गैस सिलेंडर मिलता था, अभी 1200 टका हो गया। वो अच्छी बातों को नहीं बतलाएंगे पब्लिक के बीच, और जो बात नहीं बोलने का बार बार उसी को खाली हाईलाइट करेंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन यदि कोई पत्रकार का बहिष्कार किया है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब पत्रकारों ने इसको पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि इंडिया गठबंधन कोई फैसला ले और उन्हें उसकी जानकारी ना हो? ऐसा मुमकिन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी फैसला होती है तो पहले आम होता है, उसके बाद फिर कैबिनेट में उसको रखा जाता है। तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में नहीं हो, फैसला लिया हुआ वो भी सहमत है, उसको याद नहीं हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। मौजूदा विधायक की अगर बात करेंगे, जहाँ के आप प्रखंड प्रमुख हैं, उनके कार्य शैली को लेकर के कुछ कहना मुनासिब समझे तो? मौजूदा विधायक तो विधायक हैं और वो पैसा वाला आदमी है। इलेक्शन में भी बोलते थे कि मुझे शौक़ है एक बार विधायक बनने का, अल्लाह ताला उसके शौक़ को पूरा किया है। जैसे लोगों में मिलना जुलना वैसा नहीं है उसका रवैया। मास्टर मुजाहिद जिस तरह से चलते हैं, हार के भी वो जीत के उस तरह से उसका बराबर नहीं चल पाते। चलना चाहिए। प्रखंड प्रमुख होने के नाते तमाम तरह समितियां जो है, आपके पास भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जितना भी समिति होंगे आपके, कितने समिति कुल आपके इसमें? मेरे क्षेत्र कोचाधामन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा प्रखंड है। मेरा 34 समिति है और मैं मतलब हम लगा के प्रमुख लगा के टोटल 34 समिति है। इन 34 समितियों की अगर हम बात करें और इसमें हम वोट करा दें जेडीयू कांग्रेस या जो डायरेक्ट नेता है जो लोग चुनाव में आएंगे, तो कितने आपके समिति किस तरफ जा सकते हैं एक अनुमान के दायरे में?
मेरे हिसाब से 34 में तो हम देखते हैं कि 31 समिति मेरा बोलता है कि मास्टर मुजाहिद के लिए हम लोग 5-5 हज़ार टका चंदा प्रमुख साहब आपके लिए आपके पास जमा करेंगे, लेकिन मास्टर मुजाहिद को चुनाव लड़ना है। बाकी 3 हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार हो, तो वो तो अपना रिश्तेदार को देखेंगे, और अख्तर साहब भी लोकल है, उसका कोई रिलेटिव हो या और कोई दूसरा कैंडिडेट का जावेद साहब का रिलेटिव हो, इसीलिए 2-3 ही इधर उधर है, नहीं तो बाकी 31 समिति मेरा। हल्दी खुरा हाट में एक सभा हुई थी मास्टर मुजाहिद साहब का, जिसमें हमने गौर किया था कि तमाम तर चूँकि उसके बाद बराबर जो जाने का मौका भी मिलता है, चूँकि ज़्यादा प्रोग्राम वो करते भी हैं। तो हल्दीगुरा के प्रोग्राम में जो एक बात हमने नोटिस किया था कि पहली दफ़ा जब वो माइक पकड़े तो उन्होंने MIM को टारगेट नहीं किया, अख्तुल ईमान का नाम नहीं लिया, अन्यथा उनके अब जितने भी स्पीच है वो एक बार उसका चर्चा ज़रूर करते हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर समझा जाए इसको? किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर? अख्तुल ईमान MIM के प्रति? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम कहते हैं अख्तरुल ईमान यहाँ के अभी प्रेजेंट विधायक नहीं हुआ, अमर बैसा के हैं, इसीलिए कोचाधामन में उसका शिकायत करना बेकार है। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मास्टर साहब को टिकट मिल जाए या नहीं मिले, ये तो वक्त के घर में बात है, अभी इसे कुछ कहना भी सही नहीं है और निर्दलीय लड़ सकते हैं। क्या होगा इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बाय द वे हम मान के चलते अनुमान के दायरे में कि मास्टर साहब को टिकट नहीं मिलता है और वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, शांत हो जाते हैं, तो ऐसे में जो MIM यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया था 2019 में 70 से 75 हज़ार वोटों से वो पीछे थे, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है लोकसभा के लिए, तो ऐसे में उनको फ़ायदा पहुँचेगा, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। MIM को तो मुझे नहीं लग रहा है। मुस्लिम वोट कुछ भाजपा जो कैंडिडेट यदि कोई अच्छा दे दे, जैसे हम कहें कि किसी का रिश्तेदार हो, किसी का दोस्ती हो किसी से, मुस्लिम वोट जरा सा भी कुछ भाजपा के पाले में चले जाएगा तो सीट यहाँ गंवानी पड़ेगी। जैसे और बार हुआ था, एक बार सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जीत के गए थे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे किशनगंज के अवाम से, कोचाधामन जहाँ से आप प्रमुख हैं अपने कोचाधामन के अवाम से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं सभी अवाम को कहना चाहता हूं कि हम लोग वक्त आने पर जब कौन कौन मैदान में आते हैं सोच समझ कर ही वोट देंगे। कोचाधामन के लोग बहुत समझदार हैं और इस लोकसभा क्षेत्र का भाग्य का फैसला या हवा निकलता है जो कोचाधामन से वही होता है। यहाँ के लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं, हम लोग सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चेहरा जिनका चर्चा काफ़ी हो रहा है, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब की बात करें या अख्तुल ईमान की बात करें। इत्तेफाक है दोनों ही कोचाधामन के धरती से जन्मे हुए हैं, दोनों ही कोचाधामन के नेता हैं। हकीकत में किशनगंज लोकसभा की जो शुरुआत होती है राजनीति से, हाईटेक विधानसभा के नाम से कोचाधामन जाना जाता है। किशनगंज की राजनीति की शुरुआत कोचाधामन से होते हैं। बड़े बड़े लीडरों ने कोचाधामन में जन्म लिया है। बड़े बड़े मंत्री, तस्लीमुद्दीन साहब भवन निर्माण मंत्री जब थे तो शायद वो कोचाधामन से ही विधायक थे। प्रमुख जवादुल हक साहब अपनी बातों को रख रहे थे हम दोनों हमारे बीच, और प्रमुख साहब की भी जो बातें हुई इसको लेकर आप भी अपनी राय सभ्यता से मर्यादित तरीके से कमेंट में रख सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।